I'm going to start with a new series of NISM. NISM, that is National Institute of Security Market. I'm taking this material from the official site of NISM. Now this is a series for equity derivative. Equity derivative is one of the module in NISM series. एंड दिस इज़ अ सर्टिफिकेशन एग्ज़ामिनेशन। तो जो ये सीरीज़ है इसके अंदर सभी के सभी चैप्टर मैं यहाँ पे कवर करूँगी। दे आर 10 चैप्टर्स। NISM की जब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं जो हम इक्विटी डेरिवेटिव का सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। Like on successful completion of the examination, the candidate should know the basic of Indian equity derivative market. यानी कि इसका completion होने पे हमें ये समझ आ जाएगा कि equity derivative market है क्या. Understand the various trading strategy that can be built using future and option on both stock and stock indexes. यानी कि जब हम बात करते हैं future and option के जितनी भी हम strategy use करते हैं, that is a part of the syllabus of NISM, equity derivative. Understanding the clearing, settlement, risk management as well as operational mechanism related to equity derivative market. Know the regulatory environment, what are the rules and regulation. अब जब हम असेसमेंट की बात करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है असेसमेंट का पार्ट। अगर आप असेसमेंट की यहाँ पे बात करते हो तो NISM सीरीज़ 8 इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम NISM सीरीज़ 1 ED एग्ज़ाम विल बी ऑफ 100 मार्क्स। ये 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। इसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क का एक क्वेश्चन वहाँ पे रहेगा। आपको कंप्लीशन का टाइम यहाँ पे 2 आवर्स दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग 25% ऑफ द मार्क्स असाइन टू ईच क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है तो 25, अगर वो गलत है तो 25% आपका नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे होगा। और जो पासिंग सिक्योर है वो 60 है स्कोर आपको वहाँ पे लेके चलना है। यानी कि 100 में से आपको 60 वहाँ पे अचीव करने हैं। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, नेगेटिव 25% आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो मिनिमम आपको ये क्राइटेरिया यहाँ पे कंप्लीट करना है। अब ये सारे चैप्टर हैं जो इसके अंदर आएंगे। अगर आप चैप्टर्स की बात करो तो ये 10 चैप्टर्स इसके अंदर आएंगे। हर चैप्टर का अलग अलग वेटेज है यहाँ पे। जैसे जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें से हमने कहा कि 100 मार्क्स का टोटल आपका एग्ज़ाम वहाँ पे रहेगा। जो फर्स्ट चैप्टर है इसका वेटेज वहाँ पे 10 मार्क्स का है। यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसका आपका 10 मार्क्स का उसमें से आएगा। सेकेंड चैप्टर में 5 मार्क्स का आपका आ जाएगा। थर्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये तो मार्केट का डेरिवेटिव का अगर हम बात करते हैं तो हम फ्यूचर ऑप्शन की ही बात करते हैं मेनली, क्योंकि हमारी 2 ही मेन डेरिवेटिव मार्केट है। तो ये 20 मार्क्स का इस चैप्टर के अंदर से आपका आएगा। इस चैप्टर में से भी आपका 20 मार्क्स का पेपर आएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इसमें हम स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे। ऑप्शन का हमने बेसिक इसमें पढ़ लिया, स्ट्रेटजी की हम इसमें बात करेंगे। 10 मार्क की अप्रोच रखता है। ट्रेडिंग सिस्टम 10 मार्क्स की अप्रोच वहाँ पे रख रहा है। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, कैसे हम क्लियरिंग सेटलमेंट करेंगे, ये भी 10 मार्क्स की वहाँ पे अप्रोच रख रहा है। अब रेगुलेटरी इन्वायरमेंट पढ़ना पड़ेगा कि रेगुलेट ये मार्केट कैसे हो रही है, 5 मार्क्स की वहाँ पे अप्रोच रखेगा। अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 मार्क्स की अप्रोच वहाँ पे रख रहा है। एंड लास्ट में सेल प्रैक्टिसेस या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की हम बात करेंगे, ये भी 5 मार्क्स का करेगा। अगर आप इन सब का टोटल करोगे तो आपका 100 वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। तो हर चैप्टर का मैंने आपको वेटेज बता दिया है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट चैप्टर से जो है बेसिक ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ डेरिवेटिव, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम इंडेक्स की बात करेंगे, इंडाइसिस कितनी तरह के आपके होते हैं इसकी बात करेंगे। थर्ड है फॉरवर्ड फ्यूचर की बात करेंगे। आपको जो ये NISM इक्विटी डेरिवेटिव का सीरीज़ है इसके अंदर आपको ऑप्शन में क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 4 ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। यू हैव टू टिक 1 ऑप्शन, यानी कि आपको एक ऑप्शन वहाँ पे टिक करनी होगी। आपके पास वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे, यानी कि MCQ टाइप आपका ये पेपर आएगा। तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया है तो उसके बाद आपको टिक करना भी आसान हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अब हम बात करते हैं बेसिक ऑफ डेरिवेटिव की कि एक्चुअल में डेरिवेटिव है क्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट और समझने वाली चीज़ है। देखो डेरिवेटिव का नाम से ही पता चलता है ड्राइव, यानी कि ड्राइव द वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। ये इसकी डेफिनेशन बनती है डेरिवेटिव की कि ड्राइव द वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकती है, जो भी आपने परचेज़ किया। आप कहते हो मैंने तो गोल्ड खरीदा, या मैंने स्टॉक खरीद रखा है, या मैंने म्यूचुअल फंड खरीद रखा है, उससे आपको जो भी वैल्यू मिले, वेदर वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। चलो डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं।
डेरिवेटिव इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट और अ प्रोडक्ट हुज वैल्यू, यानी कि डेरिवेटिव क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हम वहाँ पे कर रहे हैं जहाँ हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि हमने ये परचेज़ करना है, ठीक है। यानी कि डेरिवेटिव क्या हुआ, या तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लाइक वी आर बायर एंड सेलर इन द मार्केट, और जहाँ हम कोई प्रोडक्ट की बात वहाँ पे कर रहे हैं हुज वैल्यू इज़ ड्राइव फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सम अदर एसेट नोन एज द अंडरलाइन, यानी कि हुज वैल्यू इज़ ड्राइव, यानी कि डेरिवेटिव क्या हुआ, एक प्रोडक्ट हो गया जो उसकी वैल्यू है वो ड्राइव होगी फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सम अदर एसेट, किसी और एसेट से उसकी वैल्यू वहाँ पे ड्राइव होगी, दैट इज़ नोन एज द अंडरलाइंग एसेट। यानी कि डेरिवेटिव्स आर बेस्ड ऑन द वाइड रेंज ऑफ अंडरलाइंग एसेट। डेरिवेटिव क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट, यानी कि अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकती है। यानी कि सीधी सीधी भाषा में आप एक इन्वेस्टर हो, आपने मार्केट में गोल्ड खरीद लिया, अब गोल्ड से आपको जितना भी प्रॉफिट होगा दैट इज़ अ डेरिवेटिव, यानी कि आपने उससे ड्राइव किया वैल्यू को, किससे ड्राइव किया, अंडरलाइंग एसेट से, जो आपको प्रॉफिट हुआ वो आपके लिए डेरिवेटिव वहाँ पे हो गया। तो डेरिवेटिव मीन्स ड्राइव द वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। अब अंडरलाइंग एसेट क्या हो सकती हैं, मेटल सच एज गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, निकल हो गया, यानी कि जितनी भी मेटल हैं वो सारी की सारी हमारी अंडरलाइंग एसेट हैं। एनर्जी रिसोर्स यानी कि ऑयल की, क्रूड ऑयल की हम यहाँ पे बात करते हैं, सारे के सारे हमारे नेचुरल गैस है, ये सारे के सारे हमारे अंडरलाइंग एसेट है। एग्री कॉमोडिटी की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। फाइनेंशियल एसेट यानी कि शेयर खरीदा हमने, बॉन्ड खरीदा, उससे हमें वैल्यू मिली, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी खरीदी, उससे हमें वहाँ पे वैल्यू मिली। तो यानी कि डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, यानी कि ड्राइव फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट, यानी कि अंडरलाइंग एसेट से जो भी हमें वहाँ पे वैल्यू मिल रही है दैट इज़ नोन एज द डेरिवेटिव। और अंडरलाइंग एसेट कौन सी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ये मेटल भी हो सकते हैं, यानी कि हमने कोई भी एसेट खरीदा, उससे हमें जो भी वैल्यू मिला नेगेटिव पॉजिटिव, वो हमारा वहाँ पे डेरिवेटिव हो गया। अब जब हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो हमें इसकी हिस्ट्री में भी जाना चाहिए, हिस्ट्री भी हमें पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में जो डेरिवेटिव है वो कहाँ से वर्ड आया, कहाँ से ये चीज़ें आई। तो हम इसमें डेरिवेटिव मार्केट का जो है वो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव may be mapped back to the several centuries. Some of the specific milestone in the derivative market worldwide as given below. यानी कि यहाँ से हम उसकी हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे। 12th सेंचुरी से डेरिवेटिव कंसेप्ट आया मार्केट के अंदर। इन यूरोपियन ट्रेड फेयर सेलर साइन कॉन्ट्रैक्ट promising future delivery of the item they sold. यानी कि यूरोपियन ट्रेड फेयर्स के अंदर 12th सेंचुरी के अंदर जो सेलर थे, यानी कि जो सेलर है, जो सेल कर रहा है चीज़ों को, कॉन्ट्रैक्ट करता था फ्यूचर डिलीवरी, यानी कि इस टाइम मैं आपको सेल कर दूंगा ये आइटम्स, तो वहाँ पे फ्यूचर यानी कि इन फ्यूचर वो वहाँ पे सेल करेगा। तो यानी कि 12th सेंचुरी के अंदर डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया, आपने सामने वाले से प्रॉमिस कर लिया कि आप वहाँ पे ये आइटम उसको सोल्व करेंगे, लेकिन फ्यूचर में सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो यानी कि वो डेरिवेटिव हो गया, उस कॉन्ट्रैक्ट से आपको वहाँ पे वैल्यू मिल रहा है। 13th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, देयर आर मैनी एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय इंग्लिश मोनेस्ट्रीज हु फ्रिक्वेंटली सोल्ड देयर वूल अप टू 20 ईयर्स इन एडवांस, यानी कि इंग्लिश मोनेस्ट्रीज़ की हम यहाँ पे बात करेंगे। 13th सेंचुरी के अंदर सेकंड एग्जांपल है, वो क्या करते थे, वूल को सेल करते थे 20 साल के लिए, उन्होंने एडवांस में ही सेल कर दिया फॉरेन मर्चेंट्स को कि ये 20 साल तक वो वहाँ उनको वूल सेल करेंगे, 20 ईयर्स तक एडवांस में ही उन्होंने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसका, वूल का कर लिया, दैट इज़ अ अंडरलाइंग एसेट, उनसे उनको वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। थर्ड हम कहेंगे 1634 से 1637 तक टूलिप मानिया इन हॉलैंड। ये क्या हुआ था, टूलिप आपने सुना होगा, तो एक यहाँ पे हम फ्लावर की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, फॉर्च्यून वॉज लॉस्ट इन आफ्टर अ स्पेकुलेटिव बूम इन टूलिप फ्यूचर बस्ट, यानी कि 16th सेंचुरी के आसपास वहाँ पे क्या हुआ, टूलिप आपको पता होगा एक फ्लावर का नाम है, ठीक है। तो एकदम से ही यानी कि जो 10 रुपीज़ का फ्लावर मिल रहा था उसके रेट एकदम से ही बढ़ा के काफ़ी ज़्यादा कर दिए, 5 करोड़ तक इसका रेट कर दिया। लेकिन है तो ये फ्लावर ही, तो यानी कि 1 वीक तक ही ये वहाँ पे फ्रेश रह सकता है, उसके बाद इसने ख़राब होना शुरू कर देना था। तो
यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होने स्टार्ट हो गए इसको लेके। तो टूलिप मान्या इन हॉलैंड, हॉलैंड की ये बात है, इसको उन्होंने कंसेप्ट का नाम दे दिया टूलिप मान्या। यानी कि उसका फॉर्चून वर लॉस्ट इन आफ्टर अ स्पेकुलेटिव बूम, यानी कि जो चीज़ 10 रुपये की मिल रही है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मार्केट में मिलने लग जाए, एकदम से उसकी डिमांड स्टार्ट हो जाए, तो उसका फॉर्चून वहाँ पे लॉस हो गया आफ्टर अ स्पेकुलेटिव बूम इन द टूलिप फ्यूचर बस। यानी कि इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे हो गए, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन उन्होंने हाई कर दिया, जो चीज़ इतनी सस्ती थी उसको इतना ज़्यादा महंगा कर दिया कि उसका फॉर्चून ही वहाँ पे लॉस हो गया। ये हम बात कर रहे हैं 1634 से 1637 तक। अब 17th सेंचुरी में क्या हुआ, जापान के अंदर डोजिमा नियर ओसाका अ फ्यूचर मार्केट, यानी कि अब 17th सेंचुरी में भी आगे हमने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को देखा, जापान के अंदर देखा, जहाँ पे फ्यूचर मार्केट था राइस का, वॉज डेवल्प टू प्रोटेक्ट द राइस प्रोड्यूसर फ्रॉम द बैड वेदर और वॉरफेयर। यानी कि अगर ऐसी कोई दिक्कत ना आ जाए तो वो क्या करते थे, पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे जापान नियर ओसाका, वो अपना फ्यूचर मार्केट जो है राइस का, उसके अंदर राइस जो प्रोड्यूस कर रहे थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करने शुरू कर दिए। 1848 के अंदर अगर हम बात करें तो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, यानी कि सी बोर्ड जिसे हम कहते हैं, फैसिलिटेड ट्रेडिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन वेरियस कमोडिटी। यानी कि सी बोर्ड ने क्या किया वहाँ पे ऑफिशियली, वहाँ पे जो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, जहाँ पे हम एक कस्टमराइज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं आपको इतने दिन में इतना सामान वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे ऑन पर्टिकुलर रेट, दैट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड इन एडवांस कि इस रेट पे आपको इस टाइम इतनी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी, दैट इज़ नोन एज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आज की डेट में हमने बैठ के कर लिया। तो वहाँ पे 1878 के अंदर शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, सी बोर्ड के नाम से फेमस है, फैसिलिटेड ट्रेडिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द वेरियस कमोडिटी। 1865 में सी बोर्ड वेंट अ स्टेप फर्दर एंड लिस्टेड द फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन द यूएसए। अब पहले तो उसने 1848 में तो ये किया, 65 में कॉवर्ट ने क्या किया, जो एक्सचेंज ट्रेडेड पहला डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया यूएसए के अंदर और उसको लिस्टेड करा दिया। दीज कॉन्ट्रैक्ट को हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब देखो फॉरवर्ड और फ्यूचर में डिफरेंस क्या है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो हमने कस्टमराइज कर लिया कि इस डेट को, इस दिन मैं आपको इतनी क्वांटिटी सेल करूंगा, इस प्राइस पे करूंगा, आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आप डिसाइड नहीं करोगे, इसमें एक्सचेंज डिसाइड करेगी कि उस दिन क्या प्राइस होगा और क्या क्वांटिटी आपको वहाँ देना होगा। बस आपको ये करना है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं करना है। उसमें आप कस्टमराइज नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हो। जो प्राइस मार्केट में होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वही प्राइस आप लेके चलोगे। लेकिन फॉरवर्ड में प्राइस आप खुद से फिक्स कर सकते हो। In 1919, Chicago Butter and Egg Board, a spin-off of Seaboard, was recognized to allow future trading। यानी कि उसके बाद 1990 में इसको फर्दर हम लेके चलेंगे और उसका नाम हमने वहाँ पे चेंज करके CME रख दिया, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। यानी कि अब पर्टिकुलर एक्सचेंज आ गया मार्केट के अंदर, यानी कि हमने उसका नाम चेंज कर दिया 1919 के अंदर। अब देखो हिस्ट्री में कितने सारे पॉइंट आए जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आगे हम बात करते हैं 1972 में शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज इंट्रोड्यूस इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट। अब इसने आगे, यानी कि अब फर्दर हम लेके चलेंगे, जो अलाउ कर रहा था करेंसी फ्यूचर को, ये लोग लेके आए। पहले तो सिर्फ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, अब करेंसी को भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट 1973 में शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज CBOE यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि ऑप्शन को भी लेके आए। ऑप्शन मार्केट क्या होती है, देखो ये थर्ड हमारा यहाँ पे मार्केट इंट्रोड्यूस हुआ। पहले फॉरवर्ड आया, फिर हमारा यहाँ पे इन्होंने फ्यूचर ऐड किया, अब इन्होंने ऑप्शन ऐड किया। ऑप्शन और फ्यूचर हमारे डेरिवेटिव के ही पार्ट हैं, यानी कि बिकम द फर्स्ट मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडिंग लिस्टेड ऑप्शंस। यानी कि ऑप्शन क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन है वेदर यू वांट टू डू द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। तो ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर आई। अगर हम बात करें तो ये हमारा डेरिवेटिव क्या है, ये कहाँ से ये कंसेप्ट आया।
आगे बात करते हैं 75 के अंदर सीबोट इंट्रोड्यूस ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है? दिस इज़ अ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि मिनिमम हम कहते हैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है ये, और इसको हम रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, यानी कि मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और ये वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ 75 के अंदर। ट्रेजरी बिल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस हुआ ये वहाँ पे। 77 के अंदर सीबोट इंट्रोड्यूस टी बॉन्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अब क्या हो गया बॉन्ड, पहले तो हम ट्रेजरी बिल फ्यूचर लेके आए थे, अब टी बॉन्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आ गया। और 82 के अंदर CME इंट्रोड्यूस यूरो डॉलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसके बाद कहीं ना कहीं एक स्लोली एंड ग्रेजुअली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया मार्केट का। और 83 के अंदर शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज इंट्रोड्यूस ऑप्शन ऑन स्टॉक इंडाइसिस विद द S&P, जो आजकल हम सुनते हैं S&P 100, S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर 500, ये इंट्रोड्यूस हुआ 83 के अंदर हमें वहाँ पे। अब होप सो आपको हिस्ट्री समझ आ गई होगी। इसी में से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, यू हैव टू टिक 1 ऑप्शन। तो आप जितना डिटेल में इसको पढ़ने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपको वहाँ पे क्लियरिटी होगी। अब बात आती है कि फैक्टर कौन कौन से हैं जो डेरिवेटिव मार्केट की ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो डेरिवेटिव मार्केट है उसके अंदर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई, काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस अक्रॉस द वर्ल्ड वहाँ पे आई हैं, लेकिन काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टाइम टू टाइम इस मार्केट को। तो उसमें फर्स्ट फैक्टर है इंक्रीज फ्लक्चुएशन इन अंडरलाइंग एसेट प्राइस इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डेरिवेटिव मार्केट को यानी कि ग्लोबली वहाँ पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं? फर्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इंक्रीज फ्लक्चुएशन इन अंडरलाइंग एसेट प्राइस इन फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं उनके प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर है जो ग्रोथ कर रहा है डेरिवेटिव मार्केट की। अगर फ्लक्चुएशंस नहीं हो, अगर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ नहीं हो तो मार्केट स्टेबल हो जाए, ठीक है। अगर प्रॉफिट लेना है तो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस भी बहुत ज़रूरी हैं। इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबली, यानी कि जो हमारी मार्केट है और जो फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबल लेवल पे उसका इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी था, यानी कि हम अपनी मार्केट से वहाँ पे और वहाँ की मार्केट हमारी मार्केट में ट्रेड कर सके। तो इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी था, डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी था, तो वहाँ से एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ। यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि हमने जो भी सर्वर्स हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को वहाँ यूज़ करना था जिससे ईजी टू ट्रेड हो जाए। इससे क्या होगा, तो हमारी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो भी वहाँ पे कम होना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है इन्हांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, यानी कि जो रिस्क मैनेजमेंट टूल है कि हमें रिस्क को कैसे मैनेज करना है, इसके लिए जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको वहाँ पे उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। और नेक्स्ट है कि इनोवेशंस बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर, कि नई एप्लीकेशन कौन कौन सी आ रही है, कितने प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ें कहीं ना कहीं लेके आएँ। इससे क्या होगा, जो हमारा ग्रोथ है मार्केट के अंदर वो पॉसिबल हो पाएगा। ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने अब पढ़ा कि डेरिवेटिव एक्चुअल में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कैसे हमने उसको डिवाइड कर लिया है सीरीज़ को, कितने मार्क्स का आपका पेपर आएगा, डेरिवेटिव एक्चुअल में होता क्या है, जो इक्विटी डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं। हमने ये पूरा हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ लिया और डिस्कस किया कि कौन से फैक्टर्स हैं जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं डेरिवेटिव मार्केट को ग्लोबली। अब जितना भी बाकी का पार्ट है वो हम सेकेंड पार्ट में वहाँ पे कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।